इसलिए मैं ये मानता हूं कि 2 अक्टूबर 1904 में जिस शख्स का जन्म हुआ है उसको पढ़िए, और इनकी भी हत्या हुई थी। लेकिन आज भी भारत की राजनीति में इस सब के बावजूद कि जो जो बहादुर थे, जिन्होंने भारत की असीमता को, अक्षुण्णता बरकरार रखने की कोशिश की, उन लोगों के बारे में आज के 2020 के भारत में लोग बोलने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं। इसीलिए एक पार्टी विशेष के लोगों ने सत्ता प्राप्ति के लिए जो भी कुछ प्रकरण किए, जो भी कुछ षड्यंत्र किए, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या तो 11 जनवरी 1966 में हुई है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की हत्या तो आपने 24 अक्टूबर 1943 को ही कर दी थी, जब उस वक्त सत्ता के लालचियों ने अंग्रेजों से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा मूवमेंट हाईजैक कर लिया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस देश की युवा पीढ़ी को बहादुर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना सिखा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जिनको सत्ता चाहिए थी, जो किसी एजेंडे के तहत ये सब काम कर रहे थे, उन्हें बहादुर नहीं पसंद थे, उन्हें डरपोक, लाचार, बेईमान, झूठे, फरेबी लोग पसंद थे। उन्होंने उन्हीं लोगों को प्रमोट किया और भारत की सत्ता पर 19 साल तक राज किया। इसलिए मैं मानता हूं कि कम से कम आज के दौर में हम पहली बार ये तो कोशिश करें कि एक बार हम सच तो बोले। 70 सालों से झूठ बोलने की भारत के सनातनियों को आदत पड़ गई है, और ये बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है झूठ बोलने की, झा साहब, कि अब हम न खुद झूठ बोलते हैं, बल्कि अपने दुश्मन और राष्ट्र के दुश्मनों से भी कहते हैं कि तुम भी झूठ बोलो। क्योंकि हमने सच अगर सुन लिया तो ये जो हमने महल खड़े किए हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हमने ली हैं, ये हमने सत्ता का सुख भोगा है, ये सत्ताओं के जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये व्यवस्था में जो हमने मजे लिए हैं, ये सब छोड़ने पड़ जाएंगे अगर हमने सच बोलना शुरू कर दिया। हमने अपने बच्चों को सच बताना शुरू कर दिया तो वो बच्चे हमसे बगावत कर बैठेंगे, और ये हमने जो पुल खड़े किए हैं, ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की हैं, ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए दादा परदादा जो हैं, इनको लोग सड़कों पे इनकी होली जला देंगे। स्वार्थ, बेईमानी, झूठ और फरेब का जो हमने एक मुजस्समा बनाया है, वो खुल जाएगा चौराहे पे, और वो खुला तो हमें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए झूठ बोलते रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते रहो। लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि अखबार उनके कंट्रोल में था, रेडियो उनके कंट्रोल में था, टीवी था नहीं उस दौर में। उन्होंने इन दोनों चीजों पे कब्जा किया और पूरे देश को वो बातें बताई जो उनको सूट करती थी। इसलिए 1956 तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों की जासूसी होती रही। ये किसके कहने पे हो रही थी? क्योंकि जो गए थे, जिन्होंने ट्रेंड किया था, वो लोग सत्ता पे बिठा के गए, और उन लोगों को लगा कि हमारी बातें 100 साल बाद खुले कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कल परसों आज कल में न खुल जाएं, इसलिए ऐसे तमाम प्रावधान वो करके गए। और जब यहां से चले गए, इसीलिए हमारे देश में ये तो 2 किस्म के झूठ बोले जाते हैं। हम एक तरफ कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। यहां हम आजादी देने और लेने की बात करने की जगह हम दे दी, यानी ही हमें वो जो गोरे हमारे मास्टर थे, और उन मास्टरों के बीच में जो गांधी जी एक पुल का काम कर रहे थे, उन्होंने ये हमें भीख में दे दी कि भाई दे दो अब इन भूखे नंगे लोगों को। उन्होंने दे दी, हम लेने की स्थिति में नहीं थे। लेने और देने के अंदर फर्क होता है। ये छोटा सा शब्द है, इसी से आपके
पुरुषार्थ का, आपके मान का, सम्मान का, आपके हजारों साल की परंपराओं में जो कुछ आपने सीखा था, उससे पता चलता है कि आपने कोई चीज ली है या किसी ने आपको दी है। लेता आदमी जीत करके लेता है। हमने हॉकी के मैदान में, हमने क्रिकेट के मैदान में जीत ली है, हमें किसी ने जीत दी नहीं है। यह आजादी अगर हमें कहा गया कि गाने में तो तुम ये पढ़ो कि दे दी तुम्हें आजादी, यह गांधी जी ने हमें आजादी दे दी, लेकिन किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है? ट्रांसफर ऑफ पावर बाय हुम? बाय गांधी, बाय नेहरू। ट्रांसफर ऑफ पावर बाय हुम? हमें किसी ने इस देश पे गुलाम बनाने के बाद, यहां के संसाधनों को चूसने के बाद, यहां की तमाम इंडस्ट्री को समाप्त करने के बाद, जाते वक्त जब उनका स्वार्थ हुआ, उनको लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो जीत चुके हैं, लेकिन सुभाष बाबू की क्रांति के कारण इस देश की फौज में विद्रोह हो रहा है। 46,000 की सेना थी आजाद हिंद फौज की, जिसमें से 26,000 लोग चरखा काटते हुए नहीं मरे थे, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मरे थे। और जिस तरीके की उस फौज के कारण विद्रोह हो गया था, उससे अंग्रेज उभरने के लिए तैयार नहीं थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जीत तो वो गए थे, तो वो इतने बड़े भारत को संभाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने जाने का यहां से मन बना लिया। तो लेकिन जाते जाते अपने उन दरबारियों को बिठा के गए, तब न कोई तर्क चला, तब न कोई लॉजिक दी, न कोई रेफरेंस दिया। तो सवाल यह है कि मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि जब असेंबलीज के वोट पड़े कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, तो 14 वोट में से वो जो बाद में 19 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे, उन्हें तो सिर्फ अपना वोट मिला था, बाकी वोट तो सरदार पटेल को मिले। तो फिर गांधी जी ने कौन से ईमानदारी के साथ, जो उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो सच के साथ इतने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, वो गांधी जी ने उस सच को किस मकसद से, किस इशारे से, किस एंगल से, किस कारण से झुटलाया, और क्यों उन्होंने उन विजनरी लोगों को यह देश सौंपा और क्यों नहीं सरदार पटेल को सौंपा? और अगर यही करना था तो कहते कि नहीं, कोई चुनाव नहीं होगा, मैं जिसे चाहता हूं उसे बना दीजिए। तो एक आदमी को, जो राजनीतिक व्यक्ति था, उसको आपने ह्यूमिलेट किया, इसलिए कि आपको चारों तरफ से सजा धजा करके एक ऐसा सिंबल बना दिया कि भाई ये आखिरी शब्द हैं, लेकिन उनके शब्द नहीं होते थे, शब्द किसी और के होते थे, उनके मुंह से कहलवाए जाते थे ताकि कोई विरोध ना हो। तो अंबेडकर जी से जब उनका विरोध किसी बात पे था, तो अंबेडकर जी के पास गए और उन्होंने कहा आप अपनी बात वापस ले लीजिए। अंबेडकर जी ने कहा कि मेरी बात ठीक है। उस पे गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अपने ये बात वापस ले लो। तो अंबेडकर जी जैसे महान, मतलब अगर मैं कहता हूं कि हजारों गांधी भी पैदा हो जाएं, तब भी एक अंबेडकर पैदा नहीं हो सकता। ये 2020 में कह रहा हूं मैं। अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी जी, मेरी बात से आप एक राय न हो, लेकिन धरने पे मत बैठिए, क्योंकि धरने पे बैठने से आपके जीवन को खतरा हो सकता है और देश को आपकी जरूरत है। लिहाजा मैं आपके इस सम्मान में कि आप धरने पे बैठ जाएंगे और उससे आपके शरीर को हानि होगी और आपको हानि होना देश के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। यही हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ जब वो अध्यक्ष चुन लिए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट की किताबें तो बहुत लिखी, लेकिन जब
डिसाइसिव मूवमेंट आया, जब इंपॉर्टेंट मूवमेंट आया, तो गांधी जी ने किस मनोदशा के साथ कंप्रोमाइज किया? जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो फिर क्यों उनके खिलाफ धरना दिया और कहा कि नहीं सुभाष तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए? कौन सी राजनीति थी जो आज 2020 में इसे समझने की जरूरत है? और अगर गांधी जी को और हम समझें, आज के दिन सत्ताएं, व्यवस्थाएं प्रोग्राम करेंगी, गुणगान होगा, ढोलक बजाई जाएगी, उनके गीत गाए जाएंगे, ये सब करें, ये सरकारी आडंबर है, उसको करना है, सरकारें करें, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं हूं, आप कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, कम से कम आज तो सच बोलिए।